और यहाँ का जो बब्बर शेर है हरिद्वार विधानसभा में जिनने जगह बना रखी है उसका नाम है मदन कौशिक। दीपक टंडन जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार एक बात कहते हैं कि भाई देखिए कि मदन कौशिक जी ने क्या विकास किया है। शहरी विकास मंत्रालय भी उनके पास रहा है तो भी हरिद्वार का जो विकास होना चाहिए वो विकास अभी तक नहीं हुआ है। सबसे बड़ा विकास तो माननीय मदन कौशिक जी ने दीपक टंडन का ही किया है। उनकी धर्मपत्नी जी जो जॉब कर रही है, हमारी भाभी जी जो जॉब कर रही है, वो भी माननीय मदन कौशिक जी द्वारा जो है लगवाई गई है। तो सबसे पहला विकास जो है, मैं गहराई में नहीं जाऊंगा और अन्यथा बहुत सारी चीजें हैं उन पे जब भी कोई भी आर्थिक आपदा आई तो माननीय मदन कौशिक जी ने उनकी आर्थिक मदद भी करी। और अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं करी तो 24 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया भ्रमकुंड पे जाके गंगा जल उठा के कसम खा के सोशल मीडिया से अपने चैनल के माध्यम से डालकर आपको टैग कर दे। पिछली बार भी उन्होंने लाखों रुपए यहाँ पर आगे खर्च कर दिए और जगह जगह होर्डिंग लगा दी, गली मोहल्ले सब जगह होर्डिंग लगा दी और गली मोहल्ले में होर्डिंग लगाकर यूं कहने लगे मैं यहाँ पर आया हूँ मदन कौशिक जी को हराने के लिए। अब मुझे इस बार भी दावेदारी कर रहे हैं कि जो पूरी विधानसभा में नजर नहीं आया, पूरे 5 साल नजर नहीं आया, वो दिल्ली से आके अचानक आम की पार्टी क्यों देने लगा। स्मार्ट मीटर की बात जो है वो समझ में नहीं आ रही। स्मार्ट मीटर का ही कांग्रेसी विरोध क्यों कर रहे हैं? हर जगह मैं देखता हूं कि आप देखिए रैली निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या स्मार्ट मीटर क्या फायदेमंद नहीं है या फायदेमंद? क्योंकि वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर स्मार्ट मीटर लगाना ही है तो पहले जो बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े व्यापारी मंडल, उनको लगाओ, गरीब के व्यक्ति को क्यों लगा रहे हो, ये कह रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, सड़कें बन गई, हाईवे बन गए और उसके बावजूद भी जो मुद्दा आता है वो उसी के पीछे लग जाते हैं कि स्मार्ट मीटर स्मार्ट मीटर स्मार्ट मीटर। मदन कौशिक जी को उनके गृह क्षेत्र इमली खेड़ा कलीर भेजा जाए, कलीर विधानसभा की कमान दी जाएगी, आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए ये तो संगठन का अंदरूनी मामला है और संगठन जो करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर नेता का फर्ज है कि उसका पालन करना है। अभी मंडल अध्यक्ष हैं तो क्या आपके मन में कभी नहीं आता कि मैं भी दावेदारी करूं मेयर पद की या मैं विधानसभा किसी अन्य विधानसभा की दावेदारी करूं? 2012 से मैं पार्टी में आया था, किशन बजाज ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि वो मेयर का चुनाव के लिए अपने आप को प्रमोट करे, विधायक के लिए अपने आप को प्रमोट करे, वरना 250-300 रुपये का रिचार्ज कराकर तमाम पीछे साइकिलों के वो बैटरी रिक्शा में पीछे अपना स्लोगन टिकाने में कितना खर्चा आता है। इतनी तो भोलेनाथ की कृपा है कि मैं खर्चा कर सकता हूँ, लोगों की जबान पे आ सकता है कि भाई किशन बजाज भी टिकट मार रहा है, लेकिन नहीं। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और इस वक्त मौजूद हैं हम हरिद्वार के कुशाघाट पर और आज तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं क्या क्या माहौल है। और इसी में आज हमारा एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है कौन बनेगा जनप्रतिनिधि में आज के हमारे जो मेहमान हैं बड़े ही खास हैं। लगातार विधानसभा चुनाव 27 नज़दीक हैं। विधानसभा चुनाव में क्या कुछ देखने को मिलेगा, हरिद्वार जिले का विकास कैसा है, कांवड़ यात्रा नज़दीक है, व्यापार मंडल जो है किस तरह से भाजपा साध रही है, उन सभी को, इन तमाम विषयों को लेकर हम बात कर रहे हैं। हमारे मेहमान हैं किशन बजाज जी जो कि सप्तऋषि मंडल में अध्यक्ष भी हैं और साथ में विधायक प्रतिनिधि भी हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नमस्कार शर्मा जी। किशन जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा इस बार कि भाई सबसे जो भी विधानसभा चुनाव 27 नज़दीक है, क्या इस बार हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा? हाँ, बदलाव बिल्कुल मिलेगा। जब भी नया मत डलेगा तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सीट जीतेगी, प्रदेश में सरकार बनाएगी। माननीय मदन कौशिक जी हमारे कद्दावर नेता, वो फिर विजयी होंगे और इस बार वोटों का अंतर बहुत अधिक होगा। लेकिन जैसे बदलाव की अगर हम बात करें तो जो जनता है या फिर कांग्रेस के ही नेता है वो तो ये कह रहे हैं कि बदलाव इस बार हम करेंगे, हम अब इस बार जो है कांग्रेस की सीट जो है वो हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र से निकली, क्योंकि मदन कौशिक जी जो लगातार 25 साल से विधायक हैं अब जो है उनको कहीं और भेजा जाए और हम अब कांग्रेस जो है वापसी करेगी। आपको ऐसा लगता है? सबसे पहली बात तो मैं अपनी भी जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहूँगा कि वो कौन सा नेता है जो ऐसी बात कह रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में तो सब अपना बिजुल बजा रहे हैं। कल मैं आप ही के चैनल के माध्यम से देख रहा था कि राहुल गांधी जी ने अपनी रैली करी और युवाओं को संबोधित वहाँ पर किया, तो वहीं पर ही एक पदाधिकारी जो अपने आप कांग्रेस पार्टी का यहाँ पदाधिकारी है वो कहने लगा कि भाई मैं पद छोड़ूंगा, चुनाव लड़ूंगा। फिर एक दूसरा जनप्रतिनिधि कह रहा है मैं लड़ूंगा। तो ये कौन कह रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बदलाव मैं करूंगा। वो समझ नहीं पा रहे हैं बदलाव हम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठित होकर एक ही के ऊपर विश्वास करती है और उन्हीं को चुनाव जिताती है और हम सरकार बनाने में सफल रहेंगे। अगर आप बता दें कि वो कौन है तो मैं उसका उत्तर दूंगा। अच्छा, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अशोक शर्मा जी हैं।
वो उनसे जब मैं देहरादून में था तो मैंने उनसे बात करी कि मैंने कहा इस बार क्या बदलाव होगा, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस बदलाव करेगी, क्योंकि आप देखिए कि जो अभी वर्तमान वहाँ जो समस्या चली, जल भराव की समस्या है, मैंने कौन जिम्मेदार है, उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक मदन कौशिक इसके जिम्मेदार है। उन्होंने खुल करके बात कही। देखिए ऐसा होता है कि जल भराव की समस्या, ये जो जल भराव की समस्या है, एक तो देवी आपदा होती है, ये तो श्री नारायण जी और श्री प्रभु जी कितनी वर्षा करेंगे, कितने एमएम की करेंगे, कितनी देर तक करेंगे, तो ऊपर वाला परमात्मा ही जानता है। दूसरी बात, आप हरिद्वार विधानसभा से हटकर मथुरा, दिल्ली, तमाम ऐसे शहरों में देखिए कि 48 घंटे 72 घंटे तमाम ऐसे होते हैं कि जल भराव की समस्या रहती है। आदमी एक घर से दूसरे घर नहीं जा सकता। और हरिद्वार विधानसभाओं में तो ठीक है बारिश होती है। और पर वो तो ये कहते हैं कि भाई 25 साल से एक विधायक हैं जिनको हरिद्वार की तस्वीर बदल देनी चाहिए थी, कैबिनेट मंत्री भी रह लिए, प्रदेश अध्यक्ष भी रह लिए, उसके बावजूद भी अगर आज ये बदहाल हाल है हरिद्वार जिले का, जो कि धर्म नगरी देवभूमि का सबसे बड़ा एक जिला है, तो अभी उसकी फिर क्या कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाते हैं तो विधायक की पर वो ये कहते हैं विपक्ष का काम प्रश्न चिन्ह लगाना ये है। और दूसरी बात ये है कि वो कहते हैं कि बदलाव, किस तरीके का बदलाव नहीं हुआ। मैं आपको एक बहुत पुराना समीकरण बताता हूँ। आप यहाँ से अगर दृष्टि डालेंगे तो मनसा देवी एक पहाड़ है। मनसा देवी पहाड़ पे करीबन कई सौ लोग परिवार वहाँ पर रहते हैं। और मुझे याद है कि यहाँ पर काफ़ी पूर्व में भी समाजवादी पार्टी थी और अन्य दल के नेता थे, तो वहाँ के जो लोग सोच करने के लिए हैं वो जंगलों में जाते थे। माननीय मदन कौशिक जी एक ऐसे कद्दावर नेता थे जिन्होंने जोगिया मंडी में सिविल लाइन पहुँचाने का काम किया। आप सोचिए कि पहाड़ पे सिविल लाइन पहुँचाई, लोग आज वहाँ पर आराम से रह रहे हैं, जो लोग सोच करने के लिए जंगल में जाया करते थे। तो हम तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच के व्यक्ति हैं, जिन्होंने हजारों लाखों शौचालय इस देश में बनाए। और जो ये पार्टी के लोग बात करते हैं, उन्होंने तो इस पर ध्यान भी देने की ज़रूरत नहीं समझी। और लोगों को कितनी प्रताड़ित इस चीज़ से झेलनी पड़ी है। और अब कितना वो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो हम आगे काम करने जा रहे हैं, वो भी बहुत सफल होंगे। अब देखिए ना, एक माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी डायरेक्ट संवाद करने के लिए जिला कार्यालय पे कार्यकर्ता के साथ आ रहे हैं। ऐसा तो मुझे ऐतिहासिक में कभी हुआ ही नहीं जो भारतीय जनता की पार्टी की सरकार में होने जा रहा है। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें, एक और नया मुद्दा जो है काफ़ी गरमाया है पूरे उत्तराखंड में और खास करके हरिद्वार जिले में, स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर जब लग रहे हैं, विद्युत विभाग लगा रहा, सरकार लगाने जा रही है कि भाई स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, उससे फ़ायदा होगा कि आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, बिल में बचत, तमाम बातें सरकार कह रही है। लेकिन वहीं पर कांग्रेस के कई सारे नेता हैं, जैसे कैश खुराना हो गए, वरुण बालियान है, युवा नेता, जो वो तो लगातार खुले मंचों से जो है खदेड़ रहे हैं विद्युत विभाग के कर्मचारियों को और कह रहे हैं कि अगर यहाँ तूने मीटर लगाया तो हम इसकी तोड़ाई कर देंगे। तो इस तरह का जो माहौल है, आखिर ये विरोध स्मार्ट मीटर के खिलाफ क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये अपनी स्मार्टनेस, मैं हर कांग्रेस के जो पदाधिकारी जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता इस समय समझ रहे हैं, ये स्मार्टनेस खुद अपने आप को साबित करने में लगे हैं। मैं देख रहा था राहुल गांधी जी की अभी रैली थी, तो मैं शिव मूर्ति से चालू हुआ तो सबने अपनी स्मार्टनेस होर्डिंग में दिखा रखी थी। किसी ने किस स्टाइल में फ़ोटो बना के डाल रखा था, उसमें उस पदाधिकारी का फ़ोटो नहीं था। फिर मैं आगे गया तो उसमें उस पदाधिकारी का फ़ोटो नहीं था। फिर मैं जिला अध्यक्ष जो अपने आप को भी परेड ग्राउंड के वो बन्नू मैदान से, मन्नू स्कूल से जो बता रहे थे, मैं वो आगे गया तो वहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता ने लिखा हुआ था आम पार्टी दे रहा हूँ और आम जो है यहाँ पर आम खिलाए जाएंगे, पार्टी दी जाएंगी और वहाँ मैंगो पार्टी कराई जाएगी। वो हिंदी में बोल देता हूँ। और वहाँ देखा तो वहाँ पर जिला अध्यक्ष का फ़ोटो नहीं। तो सब स्मार्ट बन रहे हैं खुद ही। एक दिल्ली से आके हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पिछली बार भी उन्होंने लाखों रुपए यहाँ पर आगे खर्च कर दिए और जगह जगह होर्डिंग लगा दी, गली मोहल्ले सब जगह होर्डिंग लगा दी। और गली मोहल्ले में होर्डिंग लगाकर यूँ कहने लगे कि भाई कि मैं नेता हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ मदन कौशिक जी को हराने के लिए। अब मुझे इस बार भी दावेदारी कर रहे हैं वो, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो पूरी विधानसभा में नज़र नहीं आया, पूरे 5 साल नज़र नहीं आया, वो दिल्ली से आके अचानक आम की पार्टी क्यों देने लगा। उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पर पैसे के बल पे मैं चुनाव जीत लूँगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ का शेर और यहाँ का जो बब्बर शेर है और हरिद्वार विधानसभा में जिनने युवाओं के, बुजुर्गों के और तमाम दिलों में जो जगह बना रखी है, उसका नाम है मदन कौशिक। क्योंकि मदन कौशिक बूथ पे भारी पड़ेगा, मदन कौशिक वार्ड पे भारी पड़ेगा, मदन कौशिक शहर पे भारी पड़ेगा। और मैंने आपको पूर्व में भी कई जगह ये बात कही है
कि मोहल्ले की एकता हमेशा शहर पे भारी होती है और शहर की एकता प्रदेश पे भारी होती है। शहर जीत के हम जरूर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। लेकिन स्मार्ट मीटर की बात जो है वो समझ में नहीं आ रही। स्मार्ट मीटर का ही कांग्रेसी विरोध क्यों कर रहे हैं? हर जगह मैं देखता हूं कि आप देखिए रैली निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या स्मार्ट मीटर क्या फायदेमंद नहीं है या फायदेमंद? क्योंकि वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर स्मार्ट मीटर लगाना ही है तो पहले जो बड़े बड़े होटल हैं, बड़े बड़े व्यापारी मंडल, उनको लगाओ, गरीब के व्यक्ति को क्यों लगा रहे हो, ये कह रहे हैं। देखिए, कोई भी संविधान के अंतर्गत कोई भी अगर कोई सरकारी योजना आती है तो कभी भी छोटे बड़े को लेकर नहीं आती। आप आयुष्मान कार्ड योजना देख लीजिए। आयुष्मान कार्ड योजना में पहले लोग किसी के घर में कोई बीमारी हो जाती थी तो 10-10, 5-5% पे पैसे लेते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2014 में जब प्रधानमंत्री जी बने तो उन्होंने एक सर्वे कराया। सर्वे कराने के बाद उन्होंने देखा कि भाई हरिद्वार पूरी भारत के लोग गरीब क्यों हो रहे हैं, क्यों परसेंटेज इनकी गिर रही है। तो सबसे पहले ये पाया कि अपनी बीमारी को लेके जो पैसा ब्याज पे उठाते थे तो उन्होंने उन सब चीज़ को दृष्टिकोण देखते हुए आयुष्मान कार्ड योजना लागू करी, जिसमें से 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज दिया गया सीनियर सिटीजन को और उसमें अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराई गई। अब कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं। सड़कें बन गई, हाईवे बन गए, गलियां बन गई, सब बन गए और उसके बावजूद भी जो मुद्दा आता है वो उसी के पीछे लग जाते हैं कि स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर। ठीक है कि कुछ लोगों को मन में ये भाव है कि भाई स्मार्ट मीटर नहीं लगाया, लेकिन तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दे के स्मार्ट मीटर लगवाए और रिचार्ज मीटर लगवाए। तो धीरे धीरे जब लगता है कि ये जो लगेंगे इससे फायदा होगा जनता को? नहीं, फायदा क्या होगा? फायदा होना क्या होता है, जितनी आदमी आम जनता बिजली की लगाएगा, खपत करेगा, उतना उतना बिल आएगा। सीधी सी बात। अच्छा, अब जैसे अगर हम बात करें कि अभी देहरादून में आपने देखा कि कांग्रेस का एक भव्य कार्यक्रम हुआ। लोग कह रहे थे छात्रों की गूंज, इतने सारे हम उसमें जन सैलाब आया, ये वो, और वो आरोप लगा रहे थे कि वहीं पर दूसरा कार्यक्रम परेड ग्राउंड में भाजपा सरकार चल रहा था, उसमें जैस्मीन बुलाई गई तो वहाँ पर इतना हुड़दंग नहीं था, उसमें नाच गाने कर रही थी सरकार, क्या इतना महत्वपूर्ण था, इसलिए राहुल गांधी का कार्यक्रम रद्द किया। वहीं पर आपने देखा कुछ वीडियोस जो है वो वायरल हो रही, जिसमें जो इतना गंभीर विषय था, पेपर लीक का मामला है। राहुल गांधी जी कह रहे थे कि उस बच्चों से संवाद करेंगे, पेपर लीक की बात करेंगे, लोग मर रहे हैं उनकी बात करेंगे, लेकिन वहाँ पर जो कांग्रेस के बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं वो तो ठुमके लगाते दिख रहे थे वीडियोज़ में, और ऐसे अलग अलग तरह के अजीब अजीब अभद्र गाने चल रहे थे। आपको लगता है कि वास्तव में संदिग्ध और इम्पॉर्टेंट विषय को लेकर के बात करने के लिए कार्यक्रम रखा गया था? देखो, कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसकी गंभीरता जरूर होती है, उसका विषय होता है, और विषय तो वहाँ कुछ था नहीं। विषय तो अगर किसी आप विद्यार्थियों से या स्टूडेंट से बात करने आ रहे थे तो उसमें डायरेक्ट संवाद में किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये नहीं पता चला, ना किसी प्रिंट मीडिया के माध्यम से चला गया कि राहुल गांधी जी ने गंभीरता से कोई सवाल पूछा और उसका तर्क वितर्क गंभीरता से हुआ। वहाँ पर तो इस तरीके के, अब आप देखिए कि जब हमारा कोई संगठन का बड़ा नेता आता है तो हमें ये सिखाया जाता है कि हम कुर्सी से सीधा मंच की तरफ देखें और उसको ध्यान से बड़ी शांतिपूर्वक उस विषय को सुने। लेकिन वहाँ पर तो इस तरीके से हाथ फेंके जा रहे थे, इस तरीके से नृत्य करके दिखाया जा रहा था कि पता नहीं वो किस चीज़ की खुशी मना रहे हैं। और उनको तो ये कार्यक्रम अपना स्थगित कर देना चाहिए था कि उनका एक वरिष्ठ कार्यकर्ता एक दुर्घटना का शिकार हुआ, और मैं उनकी आपके चैनल के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि उनको तो पहले ही स्थगित कर देना चाहिए था। लेकिन मन में और दिमाग में इस तरीके का अगर छोटापन आएगा तो निश्चित तौर पर जनता देख रही है और इसका जवाब देगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ, और जनता का हमें समर्थन अच्छा मिलेगा। अच्छा, जैसे कि राहुल गांधी जब आ रहे थे तो भाजपा की जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ता थी वो देहरादून में जो है उनके खिलाफत आंदोलन कर रही थी, सड़कों पर नारे लगा रही थी कि राहुल गांधी वापस जाइए, साइमन गो बैक, इस तरह नारे लग रहे थे। उसी कार्यक्रम को लेकर के एक व्यक्ति हैं राजेंद्र उत्तराखंडी, उन्होंने अपने देखा सोशल मीडिया पर तमाम अभद्र टिप्पणी करी उनके खिलाफ पे। महिला मोर्चा के लोगों ने भी ज्ञापन दिया पुलिस को, तमाम चीज़ें, लेकिन उसने माफ़ी मांग ली। तो क्या लगता है कि इस तरह के जो खुल करके जो अभद्र टिप्पणी की गई, क्या माफ़ी मांगना ही सिर्फ एक केवल इसका रास्ता था और सब ठीक हो गया, आपको लगता है? देखिए कि संविधान जो हमारा देश का जो कहता है, उस संविधान के अंदर जो भी कानून तोड़ेगा उसकी एक धारा हमारे संविधान के अंतर्गत बनी हुई है। उस पर कई घंटों पे उसकी अरेस्टिंग भी हुई गई। मेरे ये संज्ञान में नहीं है कि माफ़ी मांग कर उनको छोड़ दिया कि जेल भेज दिया गया, लेकिन बहुत ही निंदनीय था। जो हमारी मार्च शक्ति के लिए इस तरीके की बात करेगा उनके लिए माफ़ी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजने का काम करना चाहिए। ऐसी मैं
ये चाहता हूँ। अच्छा, अगर हम बात करें कि इस बार विधानसभा चुनाव जो हैं, हरिद्वार के समीकरणों की बात कर लें, हरिद्वार जिले में 11 विधानसभा सीट हैं। पिछली बार भी जब मैं लोगों से बात करता हूँ अलग अलग विधानसभाओं में, तो लोग अक्सर ये बोलते हैं कि चेहरा कौन होगा, कि चेहरे का प्रभाव पड़ता है, तो लोग कहते हैं कमल हमारा चेहरा है। तो कमल हमारा चेहरा है, तो उसी कमल के चेहरे पर भी 11 विधानसभाओं में से 8 विधानसभा भाजपा हार गई थी, 3 में विजयी हुई थी। तो इस बार मैं जानना चाहता हूँ आपसे, क्या इस बार भी कमल का ही चेहरा होगा, क्या फिर एक अपने आप में जो अन्य उम्मीदवार के चेहरे हैं उस पर दाव खेला जाएगा जिससे कि सीट निकाली जा सके? आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहली बात ये कि किस पे दाव खेलना, किस पे दाव नहीं करना, ये तो कोर कमेटी, पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा और राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारा प्रदेश का जो भी संगठन के लोग यहाँ पर होते हैं वो टिकट तय करते हैं। इस पे तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की जो कार्यशैली है और उस कार्यशैली को देखकर जिस तरीके से वो कार्यकर्ता को शक्ल देखकर ये बता देंगे कि भाई आपकी वो समस्या थी वो पूरी हुई कि नहीं हुई। कार्यकर्ता से डायरेक्ट संवाद और एक एक कार्यकर्ताओं को जानना, जो कार्यकर्ताओं को जानेगा, जो कार्यकर्ताओं के समस्याओं को ये रखेगा कि भाई वो तुम्हारी समस्या ऐसी थी, और इस तरीके का माननीय मुख्यमंत्री जी युवा सोच के व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले में अपना परचम बहुमत लाएगी। कांग्रेस के कई लोग ऐसे हैं जो ये बात खुलकर रखते हैं कि भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री धामी जी, इनकी बात जो है या फिर इनके हमेशा भाषण सुनिए, इनके भाषणों में लव जिहाद, लैंड जिहाद, मुल्लावादी विचारधाराओं की बात खुल करके वो करते हैं। तो क्या भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री धामी एक पक्ष के हितों में ही काम करते हैं और दूसरे पक्ष के खिलाफत काम करते हैं? क्योंकि आप देखिए, ये लोग कांग्रेस के कहते हैं कि भाई बुलडोजर एक्शन जो है क्या सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों पर, दरगाहों पर ही क्यों होता है, मंदिरों पर क्यों नहीं होता है? ये बात खुलकर रखी। क्या भाजपा सरकार की जो विचारधारा है वो एक ही पक्ष के खिलाफत में है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जितनी भी अवैध इस तरीके की चीज़ें ध्वस्तीकरण करी गई है, उनको एक नोटिस भेजा गया, नोटिस चस्पा किया गया और उनको कहा गया कि भाई अपने आप कागज़ प्रेजेंट कर लीजिए या अपने क्षेत्रीय अधिकारी को कागज़ दिखा दीजिए, आपके पास इतने देने का समय। जिन्होंने कागज़ नहीं दिखाए उसमें उनको ध्वस्तीकरण का जो है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने काम किया है, और इसमें बुराई क्या है? अगर अवैध इस तरीके से होगा तो कहीं ना कहीं सुचारू रूप से लोगों को आने जाने में दिक्कत और एक तरीके का माहौल बनाने में, जो दूसरा एक जाति है अगर वो अपना इस तरीके का माहौल बनाएगी तो निश्चित रूप से जो भी कुछ है, देश का संविधान ये नहीं कहता कि आप अवैध कोई सी चीज़ को करो। अगर आपके पास कागज़ हैं तो दिखाओ, वरना अन्यथा उसको तो ध्वस्त कर दिया जाएगा। जैसे कि अभी एक मुद्दा गरमाया हुआ है, सीजेपी वाले जो हैं जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, सोनम वांगचुक भी हड़ताल पर बैठे थे और पेपर लीक को लेकर के अपनी बात रख रहे हैं। अभी सोनम वांगचुक को अस्पताल में एडमिट कराया गया है और अभी पैदल मार्च जो है सीजेपी की तरफ निकाला जाएगा। आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो मांग कर रहे हैं वो जायज़ है? देखिए कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे जो हैं बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं, और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनको इस पे सोच विचार करने की आवश्यकता है, सीजेपी वालों को, जो वो ऐसे तरीके से कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो एक राजनीतिक उसमें प्रयोग में आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि अन्य दल के, भले ही वो अखिलेश यादव जी हों, केजरीवाल जी हों और तमाम राहुल गांधी जी और तमाम ऐसे नेता जो हैं, उनको पीछे से प्रोटेक्ट करके इसमें एक राजनीतिक रोटी सेकने की एक तरीके से वो काम करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, हरिद्वार जिले में अगर चुनावी समीकरणों की बात करें, खासकर हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र की, तो कांग्रेस तो एक मजबूती से कह रही कि हम अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की भी जड़ें इस बार आपसी प्रतिद्वंद देखने को मिल रहा है। भाजपा के एक तरफ जहां लगातार 5 बार के विधायक मदन कौशिक की, उसी भाजपा पार्टी में इस बार कई सारे उम्मीदवार दावेदारी करने पे खुले मंच से दावेदारी कर रहे हैं। उज्जवल पंडित हो गए, विशाल गर्ग जी हो गए, और भी दावेदार हैं, दावेदारी करने पे लग रहे हैं। तो क्या ये जो दावेदारियां हो रही हैं इससे भाजपा का वोट बैंक पर अच्छा खासा असर पड़ेगा इस चुनाव में, कि भाजपा का वोट बैंक बटेगा? और मान लीजिए किसी को टिकट हुआ, किसी को टिकट नहीं, तो वो लोग और लोग खिलाफत करेंगे? आपको लगता है ये बात? देखिए, टिकट मांगना तो हर किसी का अधिकार है, लेकिन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो है महेंद्र भट्ट जी ने अभी अपना वीडियो के माध्यम से भी कहा है कि अगर कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अगर अपनी दावेदारी सोशल मीडिया के माध्यम से करता है तो उसको हम नोटिस भी जारी करेंगे, उस पर उचित कार्रवाई भी होगी, उससे सवाल जवाब भी होगा। और रही बात अपनी दावेदारी करने की, उज्जवल पंडित जी दावेदारी कर रहे हैं, तो ये नहीं पता चल रहा है कि उज्जवल पंडित जी हरिद्वार से दावेदारी जी कर रहे हैं कि या अपने जो
जहाँ पर निवास स्थान है उनका, वहाँ से दावेदारी जी कर रहे हैं। दावेदारी करना हर किसी का वो है, इतने साल हो गए पार्टी में काम करते करते, हर किसी को लगता है कि मैं विधानसभा का नेतृत्व करूं और आवाज़ बनूं, तो वो तो हर किसी के लिए आज़ादी है। दीपक टंडन जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार एक बात कहते हैं कि भाई देखिए कि मदन कौशिक जी ने क्या विकास किया है। रानीपुर मोड़ पे देखिए जल भराव की समस्या रहती है, जो आजकल जो घाट बनाए जा रहे हैं, इतने घाट बनाए जा रहे हैं, क्या इतनी जरूरत है घाटों की? जो ट्रैफिक की जाम की समस्या रहती है वो लगातार बनी रहती है, तो ये क्या विकास है? 25 साल हो गए, 25 साल के बाद भी विकास दिखाई देता नहीं है। क्या मंत्री पद भी रह लिए, तमाम चीज़ें, शहरी विकास मंत्रालय भी उनके पास रहा है, तो भी हरिद्वार का जो विकास होना चाहिए वो विकास अभी तक नहीं हुआ है। अब देखिए, आपने विकास की बात करी है, मैं तो ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा विकास तो माननीय मदन कौशिक जी ने दीपक टंडन का ही किया है। आज उनकी धर्मपत्नी जी जो जॉब कर रही हैं, हमारी भाभी जी जो जॉब कर रही हैं, वो भी माननीय मदन कौशिक जी द्वारा जो है लगवाई गई है। तो सबसे पहला विकास जो है, मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, और अन्यथा बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर वो अपनी भाषा शैली से बार बार आरोप लगाने का प्रयास वो करते हैं कि भाई विकास विकास विकास, तो मैं पूछना चाहूँगा, जब वो शहरी मंत्री जी थे तो तब वो टंडन जी कहाँ थे? प्रदेश अध्यक्ष जी थे तो वो कौन से दल में थे? और अगर मैं सारी बातों को झूठ बोल रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और कहानी बहुत गंभीर चीज़ें हैं, उन पे जब भी कोई भी आर्थिक आपदा आई तो माननीय मदन कौशिक जी ने अपने चहीते कार्यकर्ताओं से कहकर उनकी आर्थिक मदद भी करी। और अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं करी, तो 24 घंटे के अंदर जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, भ्रमकुंड पे जाके गंगा जल उठा के कसम खा के सोशल मीडिया से अपने चैनल के माध्यम से डालकर आपको टैग कर दे, तो मैं पूर्ण रूप से आपके चैनल के माध्यम से माफ़ी मांगूंगा। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, पंडित मेरा होगा जो मंत्रों का उच्चारण सही कर रहा होगा, क्योंकि हो सकता है वो यहाँ झूठ बोल दे, ऊपर उसको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि अभी एक मुद्दा जो है एक गरमाया हुआ है कि ऋषिकेश में क्षेत्र में एक बात निकल के आई कि भाई नरेंद्र नगर के जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, एक या दो व्यक्ति, उनके साथ मारपीट का मामला सामने, जिसमें जो पुलिस बल के जो एसपी वो हैं, एसपी हैं, जो शायद उन्होंने या उनके जो पुलिस बल के लोगों ने उन्हें कुछ मारपीट का मामला निकल के, क्या आपको लगता है कि भाजपा सरकार में ही भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी, उन पर पुलिस बल मारपीट कर रहा है? तो क्या ये कैसी मतलब सरकार है? अपनी सरकार अपने लोगों को पिटवा रही है, कैसे हो सकता है? नहीं, देखिए, मेरे ये संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैंने एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक आर्टिकल सा पढ़ा था, लेकिन उसमें मैंने ये देखा है कि जो भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं नरेंद्र नगर से, उन्होंने उसका खंडन किया है कि ऐसे कुछ नहीं हुआ। हो सकता है विपक्ष की ये चाल हो कि इस तरीके से बदनाम करे पार्टी को। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें कि ये जो माहौल बन रहा है, मुख्यमंत्री धामी जी भी अभी युवा संवाद कर रहे हैं, जगह जगह डोईवाला हमने कितना एक बड़ा जन सैलाब देखने को मिला, तो क्या आपको लगता है तीसरी बार भाजपा की जो सरकार है वो हैट्रिक मार पाएगी और मुख्यमंत्री धामी जी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस एक तरफ ये कह रही है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है बड़ा मजबूत है और भाजपा के लोग तो आपस में भिड़ रहे हैं, संगठित ही नहीं है, उसमें आपसी कलह चल रही है और हम इस बार वापसी कर लेंगे, अपनी जगह बनाएंगे। आपको लगता है ये बात? कौन कह रहा है ऐसी बात? मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। प्रीतम सिंह चौहान है, हरक सिंह रावत हैं, हरीश रावत हैं, और आपके गणेश गोदियाल जी खुले मंचों से ये बात कहते रहते हैं। अच्छा, और उनके पास कहने के लिए है क्या? आने वाला समय चुनाव का है, तो चुनाव का ही बिगुल बजाएंगे कि हमारे हमारे हमारे। जब वो हम नहीं आएंगे तो वो फिर बैठ जाएंगे, फिर हरीश रावत जी कहीं हापुस आम और जो भी आम है उसकी पार्टी करेंगे और अपना ज़िले में घूमेंगे जिस तरीके से। अशोक शर्मा जी राष्ट्रीय जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो इस बार मैं देख रहा हूँ कई जगह कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। हरिद्वार जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं समझता हूँ हर हफ्ते एक हाथ वो करवाई देते हैं और कई तरह के लोग कह रहे हैं कि इस बार वो हरिद्वार विधानसभा में अपना बिगुल बजाने के लिए तैयार हैं और पूरी तैयारी में इस बार कांग्रेस में भी जो दावेदारी कर रहे हैं उनकी दावेदारी निरस्त करके अपने दावेदारी स्वयं करेंगे, वो ऐसा लग रहा है। आपको लगता है कि अगर वो दावेदारी करते हैं, उनको टिकट हो जाता है, तो मदन कौशिक जी के लिए कहीं ना कहीं एक टक्कर का मामला हो जाएगा? मैंने पहले ही कहा कि हरिद्वार का जो शेर है ना, और हरिद्वार का जो बब्बर शेर है, एक तो शेर होता है, टाइगर होता है, लेकिन जो हरिद्वार का बब्बर शेर है वो है मदन कौशिक। और दूसरी बात, जब भी मैं उनके होर्डिंग देख रहा हूँ, जिन व्यक्ति का आपने नाम लिया उनका नाम भी पूर्ण बार बार ध्यान में नहीं ला पा रहा हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो कांग्रेस पार्टी के हैं, हाँ, तो जो वो बार बार
राष्ट्रीय प्रवक्ता उनके आगे लिखा है, कई बार मैंने उनको टीवी के चैनल के माध्यम से भी देखा। हो सकता है उनको राहुल गांधी जी ने यहाँ भेजा हो कि भाई प्रदेश का कोई नेता तो मदन कौशिक जी को हरा नहीं पा रहा, तू ही ट्राई कर ले, भाई तुम ही ट्राई कर लो, क्या पता तुम हरा लो। पिछली बार भी कोशिश करी थी, टिकट नहीं मिल पाया। मैं तो कह रहा हूँ इस बार कोशिश कर ले, तो कम से कम प्रदेश वालों को तो पता चल गया कि मदन कौशिक को हराना इतना आसान नहीं है, राष्ट्र वालों को भी पता चल जाएगा कांग्रेस पार्टी। कई लोग ये कह रहे हैं कि इस बार जहां भाजपा की एक व्यवस्थित सीट थी, जैसे कि रानीपुर विधानसभा हो गई, जहाँ लगातार विधायक बन रहे हैं, ऋषिकेश विधानसभा हो गई, हरिद्वार विधानसभा हो गई, इस बार वहां के जो विधायक हैं या टिकट है वो समीकरण रीशफलिंग की जाएगी संगठन में। ये कई लोग मेरे को बात बता चुके हैं। आपको लगता है, कई लोग ये बोल रहे हैं कि मदन कौशिक जी को उनके गृह क्षेत्र इमली खेड़ा कलीर भेजा जाए, कलीर विधानसभा की कमान दी जाएगी, आपको लगता है ऐसा होगा? देखिए, ये तो संगठन का अंदरूनी मामला है और संगठन जो करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता का फर्ज है कि उसका पालन करना है। अगर ऐसा कुछ होगा तो उस सीट से भी बहुमत से हरिद्वार के कुछ युवा वहाँ जाकर परचम जीत से माननीय मदन कौशिक जी को जिताने का काम करेंगे। बाकी हरिद्वार विधानसभा में तो उनके छोटे कार्यकर्ता हैं ही जो हमेशा कंधे से कंधा मिला के। आपको मैं देख रहा हूं कि आप भी मंडल अध्यक्ष हैं, तो क्या आपके मन में कभी नहीं आता कि मैं भी दावेदारी करूं मेयर पद की, या मैं विधानसभा किसी अन्य विधानसभा की दावेदारी करूं? लोग अक्सर आप देखेंगे मदन जी के साथ में कई लोग रहते हैं जो उनके साथ में हमेशा काम करते हैं, वो लोग भी कई बार कहते हैं कि हमारे मन में भी इच्छा होती है दावेदारी करने की, पर हम नहीं कर पाते। आपको लगता है? देखिए, जब से सोशल मीडिया आई ना 99 से, 1999 से सोशल मीडिया आई, तो पहले रिचार्ज 199 का था, अब तो शायद ज़्यादा हो गया। तो 250-300 रुपये का रिचार्ज करो, अपनी फ़ोटो लगाओ और कह दो कि मैं भी हरिद्वार से विधानसभा से भाई दावेदार हूँ। दावेदारी प्रमुखता से मैं क्यों नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। किस पार्टी ने हमेशा, कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, जाति समीकरण पर टिकट दिया है? अगर मैं जाति समीकरण पर टिकट मांगूँ तो 50,000 से प्लस तो यहाँ पर पंजाबी हैं, टिकट की दावेदारी बनती है। लेकिन नहीं, सबसे पहले सबप्रिय जो है हमारा नेता मदन कौशिक जी हैं। कभी भी, आज 2012 से मैं पार्टी में आया था, किशन बजाज ने कभी ये प्रयास नहीं किया कि वो मेयर का चुनाव के लिए अपने आप को प्रमोट करे, विधायक के लिए अपने आप को प्रमोट करे। वरना 250-300 रुपये का रिचार्ज कराकर तमाम पीछे साइकिलों के वो बैटरी रिक्शा में पीछे अपना स्लोगन दिखाने में कितना खर्चा आता है। इतनी तो भोलेनाथ की कृपा है कि मैं खर्चा कर सकता हूँ, लोगों की जबान पे आ सकता है कि भाई किशन बजाज भी टिकट मार रहा है। लेकिन नहीं, अपने नेता से, अपने भारतीय जनता पार्टी के संगठन से किशन बजाज ने कभी गद्दारी नहीं करी, कभी उनके खिलाफ नहीं गया। हमेशा उनसे ये उम्मीद रही कि वो हमारे पे कंधे से कंधा मिलाकर चलें और हमेशा किशन बजाज का कंधा भारतीय जनता पार्टी के साथ और मदन कौशिक जी को हर इस विधानसभा में जीत हासिल कराने के बाद हमेशा खड़ा मिलेगा। दर्शकों, ये थे हमारे साथ में किशन बजाज जी, जिन्होंने अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखा कि बताया कि इस बार विधानसभा चुनाव 27 में क्या कुछ देखने को मिलेगा, किस तरह हरिद्वार का विकास होगा और जो तमाम लोग दावेदारी कर रहे हैं उनके संग भी क्या कुछ होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पर आप इस तरह की और भी तमाम खबरों को, ग्राउंड रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज़ को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद।